भाग 5 का संघ है ना, यूनियन बहुत ही बड़ा भाग है ना। टोटल मूल संविधान में पता है आप लोगों को कितने भाग है? 22 भाग टोटल है ना, 12 अनुसूचियाँ और 395 आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है। जिसमें से एक बाकी और जितने भी भाग है सब का मैं वीडियो डालूंगा आगे, है ना। पहले जो इम्पोर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम है 26 दिसंबर को, और 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला था 23 जनवरी को, कैंसिल हो चुका है फिलहाल, लेकिन आगे डेट जो अनाउंस्ड हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। बाकी और भी कंपटीशन के लिए है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है ना। जो पूरा संविधान का मेन भाग जो है ना, मेन यही समझना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है राज्य, है ना। जो भी राज्य का जो भी चीज़ बेस्ड है संघ पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए संघ को हम लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो फिर राज्य भी हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा ही, ठीक है। तो ये मेनली आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? 52 से लेकर 151 तक, भाग 5 है ना। और पहले इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देश के सर्वश्रेष्ठ जो पद होता है यही है, राष्ट्रपति का पद है ना। प्रथम नागरिक कौन होता है देश का? पूरा राष्ट्रपति होता है। इसका कैसे निर्वाचन होता है, इसका पद का क्या महत्व है ना, इस सब के बारे में हम लोग सब चीज़ देखेंगे कि इसका कैसे किस प्रोसीजर से इसका इलेक्शन होता है, कैसे क्या होता है। इसके लिए बहुत ही फेमस ट्रिक है ना। इस ट्रिक से हम लोग आर्टिकल को कम से कम याद रखने के लिए एकदम बहुत सिंपल, बहुत फेमस ट्रिक है ना। तो ये ट्रिक है पकानी को का द्वयोदशम, ठीक है। पकानी को का द्वयोदशम। प से क्या हो गया? आर्टिकल 52 है ना। प से पद, जो राष्ट्रपति का पद है उसके बारे में आर्टिकल कौन बताता है? 52। और ये पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है ना। ब्रिटेन में भी औपचारिक प्रधान ही होता है ये राष्ट्रपति, बस सिग्नेचर करने के लिए होता है, ठीक है। जो वहाँ की महारानी होती है उसी से ये पद, वही से उसी के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 53 क्या कह रहा है? ये कार्यपालिका प्रधान। कार्यपालिका प्रधान मतलब क्या? कि औपचारिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान तो अपना प्रधानमंत्री होते हैं जो सारे कामों करते हैं, बस ये यहाँ पे क्या सिग्नेचर करने के लिए होते हैं। बहुत सारे शक्तियाँ भी है इनका, है ना। ये देखेंगे हम लोग आगे क्या क्या पावर है इनके पास, ठीक है, वो सब देखेंगे ही। तो आर्टिकल 53 क्या हो गया? ये कार्यपालिका प्रधान होते हैं। पकानी, प से हो गया राष्ट्रपति का पद, का से क्या हो गया? ये कार्यपालिका प्रधान होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 53। और आर्टिकल 54 में कहता है कि निर्वाचन, इसका निर्वाचन कैसे होगा, है ना। तो निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का वो अप्रत्यक्ष तरीका से होता है, इनडायरेक्ट, है ना। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। प्रत्यक्ष में क्या हो गया कि जनता अगर अपने प्रतिनिधि को खुद अपने वोट डाल के चुनते हैं, है ना, तो वैसे इलेक्शन को, है वैसे निर्वाचन क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या हो गया कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजे, ठीक। वो प्रतिनिधि अगर किसी को चुन रहे हैं, जो चाहे वो एमपीज है या एमएलए है ना, आगे देखेंगे कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो वो सब अगर चुन के अगर किसी को ये कर रहे हैं, चाहे एमएलसी को कर रहे हैं या राष्ट्रपति को कर रहे हैं या उपराष्ट्रपति को चुन रहे हैं वो, है ना, तो ऐसा इलेक्शन क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष, है ना, इनडायरेक्ट कहलाएगा। और इनडायरेक्ट का क्या प्रोसीजर है इसको हम लोग देखेंगे, सारा चीज़ समझेंगे इसमें, इनडायरेक्ट में कैसे क्या होगा। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है कि इसका निर्वाचन कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। किसका? राष्ट्रपति का, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 55 जो है पकानी, निर्वाचन तक हो गया। उसके बाद कोका है ना, को से क्या हो गया? इसका कोटा, है ना। इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या इसका कट ऑफ, क्या मतलब कैसे इसका इलेक्शन जो होगा अप्रत्यक्ष, तो किस प्रोसीजर से होगा, कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन भाग नहीं लेंगे, क्या इसका रीति क्या होगा, इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें अलॉट कौन कौन है, इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, इसको हम लोग पहले देखेंगे। इसमें भाग कौन कौन ले सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित होंगे। निर्वाचित मतलब क्या है? वही बता दिया मैं, जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के गए हैं, जो जनता के द्वारा चुन के गए हैं, है ना, वो सब सारे क्या करेंगे? भाग लेंगे इसमें, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, ठीक है। याद रखना एमएलसी भाग नहीं लेंगे, ठीक है, जो कि विधान परिषद का मेंबर होता है, ठीक। उसके बाद ये भी पता है कि 2 यूनियन टेरिटरीज है, वो दिल्ली और पुडुचेरी है। इसमें क्या है? विधानसभा है, ठीक है। तो इसके विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो भाग लेंगे, एकदम जो भाग लेंगे उसको एकदम ध्यान में रखना, निर्वाचित सदस्य जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के गए हैं वो भाग लेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति पूरा देश का एकदम सर्वोच्च पद है, तो जनता के हित में होना चाहिए ना, क्योंकि जनता जब चुन के भेज दी है किसी प्रतिनिधि को तो वो अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही चुनेंगे, ठीक है। इसलिए जो प्रतिनिधि, और कारण है कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर मान के चलिए, थोड़ा सोच के देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर डायरेक्ट करवा दिया जाता तो क्या होता, प्रत्यक्ष करवा दिया जाता तो क्या होता। थोड़ा सोच के देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष न करके प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो आप एकदम सिंपल सा बात बताइए कि एक हम लोग पंचायत स्तर पे मुखिया सरपंच का चुनाव करते हैं, है ना,
या जिला लेवल पे जिला परिषद का चुनाव करते हैं, पंचायत समिति को चुनाव करते हैं। तो इसमें हम लोग वोटिंग जो करते हैं, मतलब किस आधार पर वोटिंग करते हैं बताइए। अभी के तौर पर अगर देखा जाए तो एकदम जाति पाति के नाम पर हम लोग वोटिंग कर देते हैं। जब देश का इतना सर्वोच्च पोस्ट है राष्ट्रपति, अगर इस पर हम लोग अगर ऐसे वोटिंग करते हैं, अगर जनता के हाथ में सारा चीज़ अगर सौंप दे और सब जनता इसके पोस्ट का अहमियत नहीं समझ सकता है ना। कुछ ही लोग शिक्षित होते हैं जो समझते हैं कि राष्ट्रपति का क्या एकदम दायित्व है, तो इस पोस्ट के साथ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी जातिवाद आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा। और ये पोस्ट का सिलेक्शन जो होगा, ये राष्ट्रपति का जो पद होगा, ये पद योग्यता पे ना बल्कि जातिवाद पे आ जाएगा ये पोस्ट भी, है ना। इसीलिए इस पोस्ट को, और एक बात और ही भी है कि इलेक्शन अगर करवाया जाए एक पोस्ट के लिए, इतना बड़ा इलेक्शन करवाएंगे, पता है कि कितना ज़्यादा खर्च आता है एक चुनाव करवाने में, ठीक है। तो पूरा देश के सब जनता को हम समझा भी नहीं सकते इस पोस्ट का अहमियत। वो लोग जातिवाद पे वोट कर देंगे, किसी और पे वोट कर देंगे, ऊपर से खर्च बहुत ज़्यादा आने वाला है ना। इसीलिए इस चुनाव को हम लोग प्रत्यक्ष ना करवा क्या करवाते हैं, अप्रत्यक्ष करवाते हैं, है ना। उसके बाद इसके लिए प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर है एकल संक्रमणीय मत विधि है ना। ये गुप्त होता है ना। इसको कैसे देखेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, इसके 2 फॉर्मूला है इसके लिए, है ना। संसद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जो सांसद है, उसके वोट को कैसे काउंट करेंगे हम लोग, जो विधायक है उसके वोट को कैसे काउंट करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग इस सारे प्रक्रिया को। पहले ये आर्टिकल समझते हैं। 52 में क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद। 53 क्या हो गया कि ये कार्यपालिका प्रधान होते हैं, और कैसा औपचारिक फॉर्मेलिटी, कुछ शक्तियां भी है इनके पास, है ना, लेकिन वो औपचारिक ही है। मेन कहाँ पे, किसके, मतलब प्रधानमंत्री के डायरेक्शन पे काम करते हैं ना। बस नाम मात्र के ये क्या है, औपचारिक प्रधान है ना, देश के मतलब प्रथम नागरिक है ये, बस नाम मात्र के, है ना। बाकी सारा काम जो होता है वो मंत्री परिषद जो होते हैं लोकसभा के, है ना, उसके एकदम गाइडलाइन पे सारा काम होता है, ठीक है। इनके पास कुछ जो पावर्स है वो सब आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका जो निर्वाचन का प्रक्रिया वो कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा, है ना। भाग कौन कौन लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो सारे भाग लेंगे, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के भी, वहाँ जहाँ जहाँ विधानसभा होगा और जो निर्वाचित हो गए, अगर हो सके अगर एंग्लो इंडियन में अगर निर्वाचित होकर कोई आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये जो लोकसभा में जो 2 एंग्लो है इंडियन, है ना, जो मनोनीत किए जाते थे, जो कि हटा दिया गया है 104 जो संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104, उसमें क्या किया गया, इस एंग्लो इंडियन के पोस्ट को हटा दिया गया, है ना, तो वो भाग नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई एंग्लो इंडियन अगर चुन के आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। भाग कौन कौन नहीं लेंगे, आपको पता है कि लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, लोकसभा में। राज्यसभा में कितने मनोनीत होते हैं, 12। किस क्षेत्र से, कला, संस्कृति, समाज सेवा, इस सब सारे क्षेत्र से के 12 को मनोनीत किया जाता है। सचिन तेंदुलकर जी भी अपना एक एग्जाम्पल है ना, वो भी मनोनीत हुए थे, ठीक है। तो 12 टोटल मनोनीत होते हैं यहाँ पे। और विधान परिषद भाग नहीं लेंगे। अब इसके पीछे का रीजन है, विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेंगे, जरा सोच के देखिए। विधान परिषद हर एक स्टेट में नहीं है, मात्र में वर्तमान में केवल 6 स्टेट में विधान परिषद है। पहला कौन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बिहार, है ना, मात्र 6 जगह। पश्चिम बंगाल में भी था, उसको भंग कर दिया गया, है ना, और वहाँ पे चर्चा चल रहा है कि ये किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का है। तो विधान परिषद टोटल 6 ही स्टेट में है। अगर इस निर्वाचन मंडल में ये जो टोटल जो है, ये इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाएगा, इसको निर्वाचन मंडल कहा जाएगा, है ना, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बनाया जाएगा, जो इनडायरेक्टली जो वोटिंग करेंगे उसके लिए, है ना। तो उसमें विधान परिषद को अगर सपोज हम रख देते हैं मान के चलिए, तो क्या होगा, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। केवल ये तो 6 ही राज्य में है ना। अब 6 ही राज्य के विधान परिषद के मेंबर जाके भाग लेंगे वहाँ पे इलेक्शन में, क्या न्यायसंगत बात है, बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है ना। बाकी जो स्टेट बचा हुआ है, बाकी जो एकदम 22 स्टेट है, वो क्या करेंगे फिर, है ना। तो न्याय संगत नहीं है, इसलिए विधान परिषद के मेंबर को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। और चूंकि ये निर्वाचित नहीं होते हैं, है ना, निर्वाचित होते हैं लेकिन इसके निर्वाचन में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अलॉट कौन कौन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूनियन टेरिटरीज में किसका, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा कि जितने भी MP MLAs होंगे, है ना, सब भाग लेंगे। और ये टोटल सब मिला कितना हो जाता है, 4896। कैसे होता है देखिए आप, मेंबर टोटल लोकसभा में कितने, 552 मैक्सिमम सीट है लोकसभा में, है ना। और ये सब सारे सीट का समायोजन होगा कब, 2026 में, जब अपना नया संसद भवन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। संसद भवन बन रहा है 2026 में, सारे सीट का समायोजन किया जाएगा। किस जनसंख्या के आधार पर, 2001 के जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि संविधान में ये लिख दिया गया है कि हर 10 साल पे क्या होगा, लोकसभा, विधानसभा, है ना, राज्यसभा, जो भी है सबका सीट का समायोजन होगा जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रतिनिधित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 1971 के बाद क्या हो गया कि संसद भवन का स्पेस कम होने के कारण से उसमें के सीट में समायोजन नहीं हो पाया, ठीक है।
इसीलिए अभी जो नया संसद भवन बन रहा है ना, उस संसद भवन को नया समायोजन जो है कब किया जाएगा, 2026 में होगा। किस जनसंख्या के आधार पर, 2001 के सेंसेक्स के आधार पे होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए लोकसभा में टोटल अभी मैक्सिमम कितना सीट है, 552, जिसमें स्टेट का कितना कोटा है, राज्य का 530 है। तो इस निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में, ये 530 के 530 भाग लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें टोटल 20 सीट आवंटित है यूनियन टेरिटरीज के लिए, लेकिन जिसमें कितना, केवल 13 पे ही निर्वाचन होता है ना, जो चुनाव होता है कितने पे होता है, 13 पे। तो कितना बच गया यहाँ पे, 7 बच गया। और 2 एंग्लो इंडियन होता था है ना पहले, लेकिन अभी एंग्लो इंडियन का पोस्ट क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, इस एंग्लो इंडियन, इसमें हम लोग देख रहे थे यहाँ तक कि एंग्लो इंडियन का जो है 2 पोस्ट, ये 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो टोटल लोकसभा से कितने, 543 भाग लेंगे, राज्यसभा से कितने, 250 में 245 सीट ही आवंटित है अभी वर्तमान में, और जिसमें से 12 क्या है, मनोनीत वाले हैं, तो माइनस हो जाएंगे। तो टोटल कितने, 233। और टोटल जो विधानसभा है ना, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी का है, लोकसभा का है, जो भी एमपी होंगे, ठीक है, राज्यसभा के जो भी होंगे, सब ये मिला के टोटल 4896 हो जाता है। और टोटल विधानसभा में कितने हो जाते हैं, 4120, सब मिला के ये 4896 ही भाग लेते हैं, किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव अभी वर्तमान में, ठीक है। आगे जब जम्मू कश्मीर को ये कर दिया जाएगा तो फिर उसके बाद इसका सीट बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब 2026 में इसका सीट का समायोजन होगा तो भी क्या होगा, इसके सीट में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो किस सेंसेक्स के आधार पर होगा, 2001 के सेंसेक्स के आधार पर। तो हम लोग कहाँ तक देख लिए, यहाँ पे 55 तक देख लिए। कोटा क्या था इसका, पकानी कोका, है ना। प से क्या हो गया, आर्टिकल 52, पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से, ये कार्यपालिका प्रधान होंगे, ठीक है, किससे, 53 आर्टिकल में, ठीक है। और ये औपचारिक ही होंगे, वास्तविक कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। आर्टिकल 54 कह रहा है इसका निर्वाचन का प्रक्रिया कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ये मैं बता चुका हूँ कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो 55 है ना, वो कोटा के बारे में, प्रोसीजर के बारे में कहता है, कैसे इसका होगा, कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है। तो जितने भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे सारे भाग लेंगे, है ना। लोकसभा के 2 मनोनीत, राज्यसभा के 12 मनोनीत, है ना, और विधान परिषद के कोई भी मेंबर इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद 57 आर्टिकल पे, 56 पे तो ये हो गया, अब 55 तक हो गया, 56 पे आइए। 56 का रहा है का से क्या हो गया, कार्यकाल, ठीक है, याद रखेंगे कितना होता है कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई राष्ट्रपति बीच में ही निपट जाता है, मर गए या कुछ हो गया या महाभियोग लग गया, ठीक है, तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, है ना, वो 6 महीने के लिए कार्यवाहक बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति को ही बना दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति अगर एब्सेंट है, नहीं है ना, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, उसको बना दिया जाता है कार्यवाहक, है ना। अगर वो भी गायब है तो किसको भाई, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज हो गया है ना, उसको बनाया जाता है। लेकिन ऐसा केस आएगा नहीं। तो ये तो कार्यकाल जो होते हैं 5 साल के होते हैं। तो नया जो राष्ट्रपति चुन के आएगा, है ना, 6 महीने तक तो वही कार्यवाहक रह गए। उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा 6 महीना के अंदर में, और जो चुन के आएंगे, है ना, तो वो अगले फिर 5 साल के लिए ही रहेंगे। ये बात ध्यान रखना है, बराबर बीपीएससी क्वेश्चन फंसाता है इस टाइप का, ठीक है। तो जो अगले आएंगे चुन के, वो कितने साल के लिए रहेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि 2 साल में ये हट गया था तो अगला फिर आएगा 3 साल के लिए ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो नेक्स्ट जो चुन के आएगा वो कितने साल के लिए आएगा, 5 साल के लिए आएगा। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा भी बन सकता है ना। मान के चलिए इस पंचवर्षीय में कोई राष्ट्रपति है, जैसे रामनाथ कोविंद जी अभी है, तो अगले पंचवर्षीय में अगर ये निर्वाचित होंगे तो बन सकते हैं राष्ट्रपति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एग्जाम्पल है राजेंद्र प्रसाद है, अपना 52 से 62 तक रहे थे, है ना, 1952 से लेकर कहाँ तक, 62 तक, है ना। तो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 57 कह रहा है। संविधान में एक एक बात लिख दिया गया है ना। तो आर्टिकल 57 क्या कह रहा है कि दोबारा भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, सेम आदमी, ठीक है। आर्टिकल 58 कहता है योग्यता, है ना, इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कैसे को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए इसके पास, है ना, भारतीय नागरिकता होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम एज कितना चाहिए, 35 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम, ज़्यादा होगा चलेगा, ठीक है, 35 ईयर मिनिमम एज है, ये पता होना चाहिए। और ये किसी भी सरकारी पोस्ट पे, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, है ना। अगर किसी लाभ के पद पे है ये, इसे क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तब जाके ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखना। योग्यता क्या क्या होगा, 35 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए, उसके बाद इंडिया का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। आर्टिकल 59 में देखिए, ये दो तो हो गया, दोबारा नहीं बन सकती, यो से क्या हो गया, योग्यता हो गया। उसके बाद दशम, पकानी कोका दुयो दशम, द से देखो, द से क्या है, दशाएं, है ना, उसका क्या क्या शर्त होगा, ठीक है। तो पहली बात ये है कि इसका ये योग्यता में भी ये चीज़ कह सकते हैं आप कि ये पागल नहीं होना चाहिए, जो भी राष्ट्रपति भाई इतना सर्वोच्च पोस्ट है तो पागल को कैसे ये सेलेक्ट किया जाए। दिवालियापन मतलब क्या होता है, जो लॉन में डूबा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा लॉन है इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लॉन का बर्डन नहीं होना। दिवालियापन का मतलब ये नहीं होता है कि दिवाली मनाने वाला, दिवालियापन का मतलब ये होता है कि जिसका मानसिक प्रेशर हो, ये मतलब जिसपे बहुत ज़्यादा कर्ज हो, लॉन हो, है ना, ऐसे आदमी नहीं होना चाहिए, है ना, राष्ट्रपति के पोस्ट पे। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ समझने वाला है कि और क्या शर्त होना चाहिए, उसके पक्ष में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। ये समझिए आप क्या है, आपको कम से कम 100 आदमी ऐसे चाहिए संसद में जानने वाला जो आपको सपोर्ट कर रहा है ना, आप पे सिग्नेचर कर रहा है। 50 को प्रस्तावक, मतलब आपका नाम जो प्रस्तावित कर रहा है। आप देखे होंगे जब मुखिया उखिया का इलेक्शन भी होता है तो उसमें प्रस्तावक बनाया जाता है ना, कि कौन प्रस्तावक है, ये प्रस्तावक होता है उसमें भी। तो यही बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी कितना प्रस्तावक होना चाहिए, 50, जो आपका नाम को प्रस्तावित कर रहा हो, और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए, मतलब उस पर सिग्नेचर करने वाला, है ना। टोटल मतलब 100 आदमी जो है आपका संसद में होना चाहिए आपको सपोर्ट करने वाला। ऐसा नहीं कि आप 2 आदमी को लेके आए, अब एक आदमी साइन कर दिया, एक आदमी कह दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव लग रहा है, ऐसा होगा तो भीड़ लग जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, मतलब बहुत ही लड़ जाएगा, बहुत इलेक्शन में आ जाएगा यहाँ करने की। तो यहाँ भी क्या होगा, गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगा। पहले होता था, एक चीज़ समझिए आप, 1974 में जो है केवल 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होता था, और ये चीज़ देखा गया कि बहुत ज़्यादा आदमी चुनाव लड़ जाते थे। कोई आदमी तो ऐसा भी था जिसको 0 वोट मिलता था, है ना, और वो लड़ते रहते थे, लगातार लड़ते रहते थे, एकदम बहुत माहौल ये हो गया था। फिर क्या हो गया, 1977 में क्या हुआ, किया गया इसको 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक किया गया। कब, 1977 में, ठीक है। 1974 में कितना, 2 प्रस्तावक 2 अनुमोदक है, चलो भाई लड़ जाओ राष्ट्रपति का चुनाव, कोई भी लड़ सकता था, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, 2 जान पहचान का क्या होना चाहिए, MP होना चाहिए संसद में। 2 कर दिया, 2 प्रस्तावक हो गया, 2 अनुमोदक हो गया, चुनाव लड़ गया, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में कितना, 50 कम से कम प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक, मतलब 50 100 आदमी अगर आपको संसद में सपोर्ट कर रहा है, 100 अगर MP सपोर्ट कर रहा है आपको, मतलब आदमी पावरफुल ही होगा, है ना, ऐसे नहीं कर सकता। 100 MP अगर सपोर्ट कर रहा है किसी को तो ऐसे वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो 1974 में कितना था, केवल 2 प्रस्तावक 2 अनुमोदक होता तो आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते थे, है ना, केवल 2 जानने वाला हो। 1977 में क्या किया गया, इसको 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक किया गया। लेकिन 1997 में इससे भी नहीं होता, इसमें भी चुनाव अच्छा खासा आदमी आके लड़ लेता था राष्ट्रपति के चुनाव। अभी देखे होंगे आप, जनरली 2 आदमी खड़ा होता है ना, एक विपक्ष से रहता है, एक पक्ष से रहता है। कारण है कि इसका क्राइटेरिया क्या कर दिया गया है, 1997 में ये किया गया कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और ये जमानत राशि जो है ना 15,000 कर दिया। पहले कितना था, 2500 रुपया ही था जमानत राशि। जमानत राशि होता क्या है पहले समझिए, ठीक है। इसके लिए शर्त क्या है, अगर आप चुनाव लड़े मान के चलिए राष्ट्रपति का, ठीक है, आपको वोट अगर 1/6 भाग से कम मिला, कितने से, 1/6 भाग से अगर कम मिला, वो टोटल जितना वोटिंग हो उसका अगर 1/6 भाग से अगर कम मिला आपको, है ना, तो आपका जमानत क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, और आपको इतना पेनाल्टी भरना पड़ेगा। इतना रखवाता है पहले, है ना, इलेक्शन लड़ने से पहले इतना रखवाता है, कितना, 15,000 रुपया, ठीक है। अगर आपका 1/6 से अगर कम मत आया तो फिर आपका ये जमानत क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, ये राशि आपका ले लिया जाएगा, ठीक है। ये याद रहेगा। तो 59 क्या कहता है आर्टिकल, दशाएं। शर्त क्या क्या होना चाहिए, मैंने बता दिया कि आदमी पागल नहीं होना चाहिए, पागल आदमी राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, और जमानत राशि कितनी की होनी चाहिए, 15,000 की, है ना। कब, 1997 के बाद। 1977 में क्या था, 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, और जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपये केवल था, ठीक है। अब अगर देखो, पकानी कोका दुयो, योग्यता तक कर लिए, दशम 10 ये भी कर लिए, है ना। दशाएं क्या होना चाहिए, और 100 से क्या है, शपथ। इसको शपथ कौन दिलाता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अभी कौन है, CB रमन्ना करके है, ठीक है। तो वो दिलाएंगे इसको शपथ, है ना। अगर सपोज मुख्य न्यायाधीश अपना नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में कौन दिलाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होंगे, है ना, वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 60 ये कहता है, आर्टिकल 60 में लिखा गया है कि शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर वो अनुपस्थित रह रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे, है ना, जितने भी जज है उसमें अगर जो वरिष्ठ होंगे वो दिलाएंगे शपथ, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आर्टिकल 61, बहुत ही VVI है ना, ये महाभियोग, ठीक है। महाभियोग को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। महाभियोग मतलब क्या है
कि अगर संसद का कोई विधि है, कानून है ना, उसको अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं राष्ट्रपति, तो उस स्थिति में इसको हटाया जा सकता है ना, महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। मतलब कि संसद मंत्रिमंडल के अनुकूल अगर कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति एक मात्र कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है ना, जो भी करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। अगर प्रधानमंत्री काम में अगर रुकावट हो रहा है, मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में काम में अगर कोई चीज़ में रुकावट कर रही है बार बार राष्ट्रपति, तो उस या फिर संसद के द्वारा जो कानून पास किया गया है ना, जो विधि कानून है, अच्छा कानून है, हित में, देश के हित में, अगर उस पर ये बार बार अपोज कर रहे हैं, अपना वीटो लगा रहे हैं ना, तो उस स्थिति में इस पर महाभियोग लगाया जाता है ना। वैसे अभी तक एक बार महाभियोग लगा नहीं है, ठीक है, लेकिन संविधान में ये चीज़ प्रक्रिया है, लिख दिया गया है ना, आर्टिकल 61 में महाभियोग। ये होता क्या है देखिए, अब मैंने बता दिया महाभियोग किस स्थिति में लगेगा। जब संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है, विधि के द्वारा जो कानून बनाया गया है ना, उस पर अगर इस ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ना, तो उस स्थिति में महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का स्टार्ट जो होगा, सदन 2 है टोटल, है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो किसी भी सदन से 1/4 बहुमत के साथ महाभियोग को प्रारंभ किया जा सकता है। कितने चौथाई के साथ? 1/4 बहुमत के साथ। 1/4 का मतलब ये सिंपल ये हो गया कि अगर कहीं पर मान के लिए 50 को सीट है, या फिर मान लेते हैं 52 सीट है कहीं पे, ठीक है, तो कम से कम 13 आदमी सपोर्ट में होना चाहिए कि मतलब हम लोग महाभियोग लगाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी कर लिया हम महाभियोग लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये 1/4 आदमी महाभियोग के पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। और किसी एक सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे लोकसभा से करें या राज्यसभा से करें। उसके बाद इसको स्टार्ट करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत अगर हम लोग पास करवा लिए, है ना, 2/3 मतलब कितना परसेंट, लगभग 66-67% के आसपास में हो गया, है ना। इतना परसेंट आदमी होना चाहिए उस महाभियोग के सपोर्ट में और सिग्नेचर करेगा 2/3, तो क्या हो गया, एक सदन से पारित हो गया। पहला सदन से पारित कर लिए, उसके बाद 14 दिन पूर्व क्या करते हैं हम लोग, सूचना देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। भाई आप पे हम लोग महाभियोग लगा रहे हैं, आप अगर चाहते हैं इस पर अपना सफाया देने, या फिर आप चाहते हैं कि हम लोग के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, तो फिर आगे बताइए। अगर 14 दिन के अंदर में वो आके जवाब कुछ न कुछ दे दिया सदन में आके, ठीक है, तो फिर तो वहीं से वो अगर समक्ष सब संतुष्ट हो गए तो वहाँ से महाभियोग खत्म हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, वो 14 दिन के अंदर में नहीं आया, तो फिर क्या किया जाता है, 2/3 बहुमत से दूसरे सदन से भी पास करवा लिया जाता है। किस सदन से? अगर सपोज लोकसभा से स्टार्ट किया गया है, तो अगला सदन क्या होगा, राज्यसभा होगा। राज्यसभा से पास करवा के फिर ये महाभियोग क्या हो जाता है, पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है। यही है महाभियोग। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61। तो ये स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट होगा किसी एक सदन से 1/4 मत के साथ, उसके बाद 2/3 मत के साथ किसी एक सदन से पास होगा। उसके बाद 14 दिन पहले किसको सूचना दिया जाएगा, राष्ट्रपति को, कि आप पे महाभियोग लगाने वाले हैं हम लोग, आप इसके बदले में सफाया देना चाहते हैं तो आगे प्रस्तुत होइए, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा वो, तो फिर दूसरे सदन से क्या किया जाएगा, 2/3 बहुमत के साथ पारित करवा के 66% 67% मत के साथ और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो ये महाभियोग, म से क्या हो गया, महाभियोग हो गया। तो पकानी को होगा 61 तक तो आर्टिकल याद करने में कोई परेशानी नहीं है। प से क्या हो गया, पद हो गया। एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए मेरे साथ। प से क्या हो गया, पद राष्ट्रपति का कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। आर्टिकल 53 क्या कह रहा है कि ये कार्यपालिका प्रधान है ना, औपचारिक, ठीक है। उसके बाद 54 कह रहा है कि ये इसका निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा। 55 कह रहा है कि निर्वाचन में क्या प्रक्रिया होगा, इसका कोटा क्या है, रीति क्या है, ठीक है। आर्टिकल 56 कह रहा है कि इसका कार्यकाल कितने साल के लिए होगा, 5 साल के लिए। आर्टिकल 57 कह रहा है कि ये दोबारा भी बन सकते हैं। आर्टिकल 58 क्या कह रहा है, इसका योग्यता कितना होना चाहिए, है ना, क्या हो योग्यता होना चाहिए, योग्यता मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। आर्टिकल 59 जो है ये कह रहा है कि इसका दशा क्या होना चाहिए, शर्त अवस्था क्या होना चाहिए, है ना, इसके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि पागल और दिवाले पर नहीं होना चाहिए, इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। उसके बाद 15,000 रुपये क्या होना चाहिए, जमानत राशि होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 60 कहता है कि इसको शपथ कौन दिलाएगा, 100 से क्या होगा शपथ। आर्टिकल 60 कहता है कि शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे, है ना, शपथ किनको, राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 61 का रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग हम लोग कैसे लगाते हैं, इसका प्रक्रिया मैंने समझा दिया कि क्या है प्रक्रिया। किसी एक सदन से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उससे स्टार्ट करेंगे कितने मत के साथ, 1/4 मत के साथ। उसको पास कितने के साथ करवाएंगे, 2/3 बहुमत के साथ पास करवाएंगे। फिर 14 दिन पहले क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि आपको आप पे महाभियोग लगने वाला है। अगर वो सफाया दे दिए, ये हो गए, तो फिर वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। अगर नहीं दिए तो फिर 2/3 बहुमत के साथ अगले सदन में भी पास करवाना होता है। और पास हो गया तो राष्ट्रपति क्या हो गए, हट गए अपने पद से, है ना। तो और ऐसा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 62 क्या कहता है, जो रिक्त पद है, सपोज महाभियोग लगा के हम इसको हटा दिए, ठीक है, महाभियोग लगा के हटा दिए, या फिर कोई राष्ट्रपति ऐसा भी हुआ कि बीच में निपट लिया, है ना, चल बसे, तो क्या करेंगे, वैसे पद को फिर कैसे भरा जाएगा। तो क्या होता है, उस टाइम में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है ना। और अभी तक में टोटल 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है।
तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए बनेंगे। और किसको बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति जो होंगे, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, जो राज्यसभा के जो होते हैं सभापति है ना, उसी को उपराष्ट्रपति बोला जाता है ना। राज्यसभा के सभापति को क्या बोला जाता है, उपराष्ट्रपति, तो वही हो जाते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति किस पोस्ट पे आ जाएंगे, राष्ट्रपति के पोस्ट पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अगर सपोज उस टाइम में उपराष्ट्रपति का पोस्ट नहीं था, खाली था, तो क्या किया जाए, राष्ट्रपति का पद क्या खाली छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो उस टाइम में फिर किसको पकड़ा जाता है, सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा हो गया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको पकड़ा जाता है और बोला जाता है कि आप आइए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद निभाइए, है ना, 6 महीने के लिए। कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सीजीआई नहीं हो तो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम सपोज जो है ऐसा होगा अनुपस्थित हो या फिर वो पोस्ट खाली हो, तो क्या हो सकता है, ऐसा होगा नहीं वैसे जनरली, लेकिन ऐसा अगर होता है तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और 6 महीना के अंदर में चुनाव होगा, फिर नए राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो अपना अगले 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए होंगे। ऐसा नहीं कि 3 साल के लिए होंगे, 2 साल के लिए होंगे, जितना दिन खाली जगह था उतना दिन के लिए नहीं, अगला जो इलेक्शन होगा उसका तो टोटल 5 साल के लिए होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो पता चल गया कि रिक्त पद कैसे भरा जाएगा, है ना, कार्यवाहक कैसे राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 71 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो राष्ट्रपति रिलेटेड, उसी को हम लोग देख रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 71 कह रहा है कि जो विवाद होगा, है ना, आप जैसे कार्यपालक राष्ट्रपति बना रहे हैं ना, उसमें विवाद भी हो सकता है कुछ, है ना, विवाद तो हो ही सकता है, आपस में कुछ ऐसा हो गया, तो उस स्थिति का निपटारा कैसे होगा, विवाद कैसे सुलझाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट विवाद को क्या करेगा, सॉल्ट आउट करेगा, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट होंगे वो विवाद को सॉल्ट आउट करेंगे, और ये विवाद कहाँ निपटेगा, जाके सुप्रीम कोर्ट पे, याद रखना है। आर्टिकल 72 क्या है, क्षमादान। क्षमादान, राष्ट्रपति कुछ स्थिति में क्या करते हैं, क्षमा भी करते हैं कुछ सजा को, है ना, जो सैन्य कोर्ट के द्वारा जो सजा दिया जाता है, जो मृत्युदंड जिसका होता है, जैसे मृत्युदंड हो जाता है ना, उस स्थिति में लास्ट जो फांसी उसी का सजा होता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है सिफारिश के लिए, है ना, कि आप इस पे क्या दे रहे हैं, फाइनल अगर सिग्नेचर कर दे तो फांसी हो जाता है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ केस रहता है कि जिसमें बचाया जा सकता है ना, या फिर सजा को कम भी कर सकते हैं, बहुत ही अगर कष्टदायक सजा है तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, दया करके क्षमा करके कम भी, रिड्यूस भी कर सकता है। हो सके मृत्युदंड है उसको आजीवन कारावास में बदल दे, है ना, इस टाइप का है संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए भारत का संविधान बहुत लचीलापन है। अगर एक कोई एकदम सिंपल सा, ये अब निर्भया कांड को ही ले लीजिए आप, ठीक है, सिंपल सा, मतलब इतना खतरनाक ये था और इसका सजा होते तो कितना साल लग गया, है ना। तो ये भारत के संविधान का अच्छाई भी है और एक तरह से कहिए तो बुराई भी है ना, इतना लचीलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 72 यही कहता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमादान, मतलब कि अगर मृत्युदंड का कोई केस है ना, तो उसके सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो सैन्य कोर्ट के, है ना, ये चीज याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 70, आर्टिकल जो है 111 है ना, 111 क्या कहता है, वीटो पावर, है ना। राष्ट्रपति के पास 3 तरह का वीटो है ना, तीनों वीटो को समझेंगे एक बार। एक है आत्यांतिक वीटो, है ना, एकदम आत्यांतिक वीटो क्या होता है कि अगर कोई अगर प्रस्ताव आ रहा है ना, किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कोई अगर ऐसा आया, संसद में ऐसा बना कोई कानून, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा, राष्ट्रपति क्या किया, वो एकदम उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया, कुछ नहीं डिसीजन दिया, है ना, कुछ नहीं, ना तो उसके पक्ष में है, नहीं कुछ डिसीजन नहीं दे रहा है ना, तो इसको आत्यांतिक वीटो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला वीटो है जो निलंबकारी वीटो है ना। इसमें क्या होता है, 3 टाइप का वीटो है ना। वीटो पावर ये शक्ति है, राष्ट्रपति का पावर है ना। अगला वीटो पावर जो है, ये निलंबकारी वीटो पावर क्या है कि अब कोई मान के चलिए कोई चीज़ पारित हो गया, संसद से कोई कानून बन गया, राष्ट्रपति के पास फाइनल सिग्नेचर के लिए आएगा ही, ठीक है। उस पर क्या कर रहे हैं, वो सहमति नहीं जता रहे, वो बोल रहे कि एक बार आप इस पर और विचार कर लिया जाए, है ना। उसके लिए क्या किए, वो रिटर्न कर दिए किसको, संसद को। तो वो संसद की जिम्मेदारी है ना, कि हो सके उसमें संशोधन करके फिर से भेजें, या फिर वैसे भी भेज दे, तो फिर अगर दूसरा बार वैसे करके भेज दिए अगर, तो राष्ट्रपति का मजबूरी है उस पर सिग्नेचर करना, है ना। भले ही संशोधन किया हो संसद या ना किया हो, उसे पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगला है पॉकेट वीटो, है ना। पॉकेट वीटो क्या है कि कोई चीज़ लाए, कोई आया कानून बन के, और उसमें कोई अपना डिसीजन ना दे रहा है, ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, अब एकदम बंद पॉकेट में रख लिया, है ना। उस वीटो को क्या कहेंगे, पॉकेट वीटो कहेंगे। ये 3 तरह का वीटो किसके पास है, शक्ति पावर है, राष्ट्रपति के पास। अमेरिका के पास जो वीटो पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीटो पावर होता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है राष्ट्रपति का पोस्ट, भारत में ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए लचीलापन है इतना। ऐसा कोई ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, है ना, कि सारी चीज़ समझने के बाद ये दिख रहा होगा कि ये क्या प्रोसीजर है इसका, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक चीज़ हम लोग वहाँ उस टाइम डिस्कशन करने में ये कर दिए थे कि 48 से 96 मेंबर तो होंगे निर्वाचन मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। उसमें विधायक के मत और संसद के मत को कैसे काउंट किया जाएगा, ये चीज़ समझना है हम लोग, है ना। विधायक और संसद के मत को कैसे काउंट करेंगे। कारण यह है कि विधायक जो चुन के जाते हैं, तो विधायक
छोटे पॉपुलेशन वाले क्षेत्र से जाते हैं, और जो सांसद चुने जाते हैं, जो एमपीज होते हैं ना, उसका जो पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और दोनों एक एक वोट ही दे सकते हैं। तो उस वोट को सेम कैसे मान लिया जाए, है ना, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि सेम वोट को कैसे मान लिया जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि विधायक के मत को काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है ना, ये मेंस में काम आएगा आपको। विधायक के मत को कैसे काउंट करेंगे, जो राज्य का जो कुल जनसंख्या है उसको ऊपर में रखेंगे, जिस राज्य के विधायक का हो रहा है मत काउंट, है ना, अपॉन में क्या करेंगे, विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य कितने हैं, विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित, मनोनीत कभी बात नहीं होगा राष्ट्रपति चुनाव में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो निर्वाचित, मान के चलिए बिहार का मैं एकदम एग्जांपल ले रहा हूँ, बिहार के किसी विधायक का मत सपोज काउंट हो रहा है, तो बिहार की जनसंख्या देखा जाएगा कितना है टोटल, है ना। उसके बाद विधानसभा में कितने सीट है बिहार में जो निर्वाचित होते हैं, 243, 243, है ना, उसकी संख्या क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 1/1000 से, 1/1000 से। तो किसका मत निकल जाएगा, विधायक के मत निकल जाएंगे, ठीक है। उसमें संसद के मत को कैसे काउंट करेंगे, सभी राज्य के विधायक का कुल मत कितना होगा उसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। उसके बाद संसद के निर्वाचित सदस्य जितने भी है संसद में, जो चुन के गए हैं जनता द्वारा, है ना, उसकी संख्या डायरेक्ट भाग दे देंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो किसका मत निकल जाएगा, संसद का मत निकल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को मैंने बताया था, क्या बताते, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये गुप्त ही होता है ना, ये सब सारा चीज गुप्त ही होता है, ऐसा नहीं कि दिखा के होता है, ठीक है। उसमें वरीयता क्रम सब भी है, वो सब भी देखेंगे हम लोग आगे वीडियो में, ठीक है। आर्टिकल 72 मैंने बता दिया, क्षमा शक्ति है ना, क्षमा शक्ति किस केस में कर सकते हैं, जो मृत्युदंड है या फिर क्षमा जो बहुत ही कठोर सजा है उसको कम कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब, है ना। उसके बाद आर्टिकल 111 क्या कहते हैं, वीटो पावर कितने टाइप का वीटो जारी कर सकता है, 3 टाइप का वीटो, है ना, आत्यंतिक वीटो, है ना, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। हम निलंबकारी वीटो को एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर फिर से आया तो उसको मजबूरी में सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। पॉकेट वीटो पे क्या करेंगे, नो डिसीजन, है ना, एकदम पॉकेट में रख लिए, ना तो हाँ कह रहे हैं ना ही ना कह रहे हैं। और आत्यंतिक वीटो में क्या होगा, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, है ना, इस पर ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे जनरली इंडिया में आत्यंतिक वीटो लगता नहीं है ना, एक पेप्सी के टाइम में हुआ था, है ना, तो वो सब डिटेल्स में जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें। उसके बाद आर्टिकल 123 अध्यादेश, है ना, अध्यादेश ऑर्डिनेंस कैसे जारी किया जाता है, जैसे कि अभी फिलहाल में देखे होंगे कृषि कानून को रिजेक्ट किया गया है ना, तो कृषि कानून जो स्टार्टिंग में, अब अध्यादेश कब लागू होता है ये थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान के चलिए कि सत्र क्या हो गया, खत्म हो गया, संसद का सत्र चलता है, जो भी सत्र है वो खत्म हो गया सपोज आ गया, या फिर ऐसा है कि इमरजेंसी केस है, देश में इमरजेंसी लग गया है, आपातकाल है, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि मतलब दोनों सदन में से कोई एक सदन क्या हो, भंग हो। राज्यसभा तो कोई भंग नहीं हो सकता, राज्यसभा तो अस्थायी सदन है अपना, है ना, लेकिन लोकसभा क्या होता है 5 साल में भंग हो सकता है, या फिर जो साल में होता है जो सत्र है उस सत्र में, जैसे शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है ना, कि 1 दिसंबर से चल रहा है, तो इसके बीच में क्या था, गैप था ना पहले। तो उस स्थिति में अगर देश को ऐसा लगे कोई कानून पास करवाना है, जरूरी है, तो उस टाइम में क्या आता है, अध्यादेश आता है। आराम समझ, अध्यादेश के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कोई कानून पास करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि सत्र नहीं चल रहा है अगर, तो ऐसा नहीं है कि देश का फिर सब चीज़ रुका रहेगा, सत्र अगर नहीं चल रहा है तो उस स्थिति में भी प्रावधान है ऐसा। तो उसी स्थिति में क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। और जो कृषि कानून जो था इसको भी अध्यादेश के थ्रू से ही लाया गया था, लेकिन अध्यादेश को फिर बाद में 6 महीना के अंदर, जैसे सत्र स्टार्ट होगा तो 6 हफ्ता के अंदर, ठीक है, इसको पास करवाना होता है, ठीक है। और मैक्सिमम अध्यादेश कितने महीने के लिए रह सकता है, 6 महीने के लिए ही अध्यादेश रह सकता है, 6 महीने से ज़्यादा अध्यादेश नहीं रह सकता, ये चीज़ ध्यान में रखना है। 6 महीने से ज़्यादा के लिए अध्यादेश नहीं लाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही सत्र स्टार्ट हुआ तो उसके 6 हफ्ते तक में, है ना, 6 हफ्ते, है ना, 6 हफ्ते का मतलब कितना हो गया, लगभग 42 दिन, है ना, 42 दिन के अंदर में दोनों सदन से पास करवाना होता है, लोकसभा और राज्यसभा से। तो कृषि बिल में यही हुआ था, कृषि बिल को अध्यादेश दे के ले आया गया, है ना, उसके बाद फिर संसद में पास करवा लिया गया, ठीक है। और फिर अभी शीतकालीन सत्र में क्या कर दिया गया, उसको रिटर्न वापस कर दिया गया, ठीक है। कारण है कि कुछ जो किसान सब थे वो संतुष्ट नहीं थे, बराबर आंदोलन चल रहा था, आप लोग जानते ही हैं, है ना, बराबर न्यूज में रहता था, ये सब है। तो आर्टिकल 123 क्या करता है, अध्यादेश। एक बार फिर से आर्टिकल का सारा रिवीजन एक बार मारते हैं, चलते हैं। 52 क्या हो गया, पद से संबंधित। 53 क्या हो गया, कार्यपालिका प्रधान होते हैं, है ना, औपचारिक। उसके बाद 54 क्या करें, निर्वाचन होगा कैसे, अप्रत्यक्ष होगा। 55 क्या करें, इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या कोटा होगा, ठीक है, क्या रीति होगा। आर्टिकल 56 कह रहा है कार्यकाल कितने साल के लिए, 5 साल के लिए होंगे। आर्टिकल 57 कह रहा है क्या दोबारा ही बन सकता है। आर्टिकल 58 कह रहा है कि इसका योग्यता क्या क्या होना चाहिए। 59 कह रहा है, 59 कह रहा है कि इसके क्या क्या दशाएं होना चाहिए, क्या क्या शर्त होना चाहिए। और 60 कह रहा है कि शपथ कौन दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और 61 कह रहा है इसमें महाभियोग कैसे लगाएंगे, ये प्रक्रिया मैंने बता दिया। 62 क्या कह रहा है, इसके रिक्त पद को कैसे भरेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कौन हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही पोस्ट अगर खाली है तो कौन आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होंगे वो आएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आर्टिकल 71 कहता है कि अगर वाद विवाद कोई होता है इस रिक्त पद को भरने में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबके बीच में, है ना, तो उसका निपटारा कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, है ना, विवाद का निपटारा। उसके बाद 72 कह रहा है कि क्षमादान, है ना, जो मृत्युदंड का कोई केस है अगर तो उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं सजा को, है, या माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 72 कहता है आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल 111 कहता है ये बीटो पावर है इसके पास, है ना, राष्ट्रपति के पास, और 3 तरह का बीटो है, आत्यंतिक बीटो, निलंबकारी बीटो और पॉकेट बीटो, ठीक है। और 123 कहता है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।